तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स में। अभी पिछले हफ्ते पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बात कही जो शायद दुनिया की किसी अदालत ने इससे पहले नहीं कही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी से ये पूछा है और कहा है कि आप जवाब दीजिए कि अब आगे पाकिस्तानी आर्मी कोई बिजनेस नहीं करेगी, कोई धंधा नहीं करेगी, कोई कारोबार नहीं करेगी, और इस बात का भरोसा दिया जाए इस कोर्ट को। पाकिस्तानी आर्मी का काम है पाकिस्तान की सुरक्षा, उसकी निगहबानी, उसकी हिफाजत, तो वो काम करे। कारोबार और बिजनेस बाकी लोगों का काम है, उन्हें करने दीजिए। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई। सोचकर ये अजीब लगता है कि किसी देश की आर्मी या सेना वो सारी चीजें बेचे जो कारोबारियों का काम है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आलू, प्याज, चाट, पकौड़े, इन चीजों को छोड़ दें तो आप सिर्फ दिमाग पे जोर डालिए कि क्या क्या चीजें आपकी जरूरत की, रोजमर्रा के इस्तेमाल की होती होंगी। वो सारी चीजें पाकिस्तानी आर्मी बेचती है, बाकायदा उनका कारोबार करती है, और शायद दुनिया में किसी और देश में ऐसी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। अब पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि पाकिस्तानी आर्मी बिजनेस ना करे, कारोबार ना करे, बल्कि सिर्फ वो काम करे जिसके लिए उसको बनाया गया, यानी पाकिस्तान की हिफाजत। तो इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो लोगों के साथ साथ बहुत सारी चीजें बांटी गई थी। जो धर्म के आधार पर हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए या पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, वो तो अलग चीजें थी, लेकिन इसके अलावा चीजों का भी बंटवारा हुआ। जैसे उस वक्त जो मिलिट्री थी, आर्मी थी, अब चूंकि इंडिया पाकिस्तान एक ही था, बंटवारा तो हुआ नहीं था, तो ये हुआ कि पाकिस्तान बनेगा तो मिलिट्री का भी बंटवारा हो, तो फिर उसका भी बंटवारा हुआ। 33% मिलिट्री पाकिस्तान को सौंपी गई और 67% हिंदुस्तान के हिस्से में आई। 67%, 33% पाकिस्तान को पूरी मिलिट्री दे दी गई। इसके अलावा जो रेवेन्यू था उस वक्त, अलग अलग तरीके से जो सोर्स ऑफ इनकम था, उसमें से 17% पाकिस्तान को दिया गया, 17% बाकी के हिंदुस्तान के हिस्से में आए। कुल इंडस्ट्री भी थी अलग अलग, जिससे देश चलता था, अलग अलग कल कारखाने थे। तो पाकिस्तान को 34 इंडस्ट्री दी गई, 34। इंडिया के पास 921 इंडस्ट्री थी। अब ये ज्यादा इसलिए है क्योंकि इंडिया एक बड़ा देश था, पाकिस्तान एक छोटा सा हिस्सा था, तो आबादी के लिहाज से और क्षेत्रफल के हिसाब से ये बंटवारा हुआ था। उस वक्त बैंक एक ही था क्योंकि बंटवारा था नहीं, इंडिया और पाकिस्तान। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आजादी के बाद भी पाकिस्तान में भी आरबीआई था, लेकिन कंट्रोल इंडिया का था। बाद में फिर धीरे धीरे पाकिस्तान ने अपना बैंक, नेशनलाइज बैंक खोला, आरबीआई से उसने दूरी बना ली। तो ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा उस वक्त कैश का भी बंटवारा हुआ। टोटल खजाने में 400 करोड़ रुपए थे। इसमें से ये हुआ कि 75 करोड़ पाकिस्तान को कैश दिया जाए। 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को इन 75 करोड़ में से 20 करोड़ रुपए दे भी दिए गए। बाकी बचे 55 करोड़ वो देने थे अलग अलग किश्तों में। लेकिन इधर हुआ ये कि एक तो जो बहुत सारे बंटवारे में लोग इधर उधर जा रहे थे, फिर हिंसा हो रही थी, उसके लिए पैसे चाहिए थे उनको बचाने के लिए। फिर जो सेना थी, सेना को भी बड़ा कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीजें, आर्म्स एमुनिशन चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान ने बदमाशी ये की कि उसी दौरान में कश्मीर पर उसकी नजर गई और कश्मीर में अपने सेना और कबायलियों के जरिए कब्जा करने की कोशिश की, और उसके लिए उन पैसों के हथियार खरीदने शुरू कर दिए। जब ये बात पता चली तो फिर उस वक्त नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने बाकी के 55 करोड़ देने से रोक लिया। हालांकि फिर गांधी जी बीच में आया, समझौता हुआ, और पाकिस्तान को जो बाकी के 55 करोड़ बचे थे 75 में से, वो उनको दे दिए गए। अब दे दिए गए कि चलो भाई पाकिस्तान तुम अपना देखो, हम अपना देखेंगे। अब उसके बाद दोनों देश अपने अपने विकास के काम में लग गए। पर बदनसीबी पाकिस्तान की ये थी कि उनके पास सिर्फ एक नेता के नाम पर जिन्ना, जो मजबूत। भारत के पास बहुत सारे नेता, गांधी जी थे, नेहरू जी थे, वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना आजाद थे, बहुत सारे थे जिनका एक विजन था, एक सोच थी। ये सब काम पे लग गए। लेकिन पाकिस्तान शुरू से ही, चूंकि 33% आर्मी उनको मिली, आर्मी मजबूत, और इसी के बाद धीरे धीरे कैसे वो कारोबार की तरफ गए, यहीं से कहानी शुरू होती है। 1964 में पहली बार जब जनरल अयूब थे पाकिस्तान के चीफ,
उन्होंने क्या किया कि एक वेलफेयर फाउंडेशन बनाया, आर्मी का पहला, और जो पैसे आए थे उनके पास, जो 33% मिलिट्री गई थी, फिर बाकी कैश थे, उन्होंने इन पैसों को अपने इस वेलफेयर फाउंडेशन में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इंडस्ट्री बनाने के लिए और बाकी। जबकि इंडिया ने उन पैसों का ये किया कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसमें लोगों में बांट दिए थे। तो 1954 में, बल्कि 1964 में ही ये शुरू हो गया पाकिस्तान का वेलफेयर। उन्होंने अपना एक एसोसिएशन बनाया आर्मी का, और पैसे लगाकर उन्होंने बिजनेस में पैसे लगाने शुरू किए। धीरे धीरे चलता रहा। फिर 71 की वॉर हुई, पाकिस्तान और कमजोर हुआ, बांग्लादेश चला गया, माली हालत और खराब हुई। लेकिन पाकिस्तान की माली हालत अब इतनी बुरी नहीं थी। बाद में उन्हें इधर उधर से अपने घर का, किसी भी देश को चलाने के लिए आपके पास एक तो एक्सपोर्ट्स होना चाहिए कि आप एक्सपोर्ट करें, प्रोडक्शन होना चाहिए, आपके कल कारखाने, खेती बाड़ी, ये सारी चीजें, एक देश के विकास में ये सारी चीजें होती है। पाकिस्तान में शुरुआत में थी, लेकिन उतना ध्यान उन्होंने दिया नहीं। धीरे धीरे 80s आ गया। तभी अचानक एक नई चीज हुई, अफगानिस्तान में तब का यूएसएसआर, उसने कदम रख दिया। अब चूंकि इस पूरे रीजन में यूएसएसआर का दबदबा होने लगा। उस वक्त दो ही सुपर पावर थे, एक अमेरिका और एक यूएसएसआर, जो कि अब रूस है क्योंकि उसके टुकड़े हो चुके हैं। अब अमेरिका को चाहिए था कि भाई ये यूएसएसआर में घुस रहा है, हमारी भी तो कुछ ताकत होनी चाहिए क्योंकि वो भी सुपर पावर है। लेकिन अमेरिका बड़ा चालाक है, वो जब तक मतलब ना हो डायरेक्ट जंग में कूदता नहीं है, वो शैडो वार करता है, मतलब किसी और के कंधे पर रखकर लड़ाई लड़ता है, या वहां के कुछ एक गुट को, बागी गुट को तैयार करता है, उनको ट्रेनिंग देता है, हथियार देता है। ओसामा बिन लादेन से लेके बगदादी तक ऐसी लंबी कहानी है। खैर, जब यूएसएसआर अफगानिस्तान में पहुंची, तब अमेरिका की नजर पाकिस्तान पे पड़ी, क्योंकि उसे लगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के करीब है और पाकिस्तान को थोड़ा सा पैसे वैसे दिया जाए तो हमारी मदद करेगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को एड देना शुरू कर दिया। बदले में कहा कि तुम्हारी ज़मीन का इस्तेमाल हम ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर करेंगे, अफगानिस्तान के जो मुजाहिदीन हैं, बागी हैं, उनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग दो, हथियार दो, ताकि हम यूएसएसआर से इन लोगों के जरिए लड़ सकें। वही हुआ, लड़ाई चली, अमेरिका ने खूब एड दिया पाकिस्तान को, जी भर के, फौज और मालामाल हो गई। लेकिन 1989 में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, तालिबान की हुकूमत आई। अब लगा अमेरिका को कि कोई मतलब नहीं है, उसने अपने हाथ खींच लिए, यूएसएसआर भी बाहर निकल चुकी थी, अब पाकिस्तान उसके लिए बेकार हो चुका, एड देने बंद। अब जो $1 बिलियन के एड मिले थे अचानक बंद, और उन एड का भी इस्तेमाल पाकिस्तान में आर्मी ज्यादा अपने फायदे के लिए कर रही है, पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए कर नहीं, बल्कि अमेरिका ने इल्जाम भी लगाया कि जो हम पैसे देते हैं हथियार और ट्रेनिंग के लिए, वो ये कश्मीर में और कहीं कहीं और लगा रहे हैं दूसरे मकसद से, या खुद अपना जेब भर रहे हैं। जब एड बंद हुआ तो पाकिस्तान की माली हालत खराब होनी शुरू हुई। धीरे धीरे अब वो लगा कि बुरे हाल आ रहे हैं, कंगाली की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर भी इतने बुरे हाल नहीं थे। फिर पाकिस्तान का नसीब साथ दिया जब 9/11 हो गया। अब अलकायदा का नाम आया, ओसामा बिन लादेन का, फिर पता चला ओसामा बिन लादेन भी अफगानिस्तान में है, वहीं से कर रहा है। अब फिर से जो भूल चुका था अमेरिका पाकिस्तान को, उसको याद आया, फिर पीठ थपथपाया और कहा कि देखो हमें अलकायदा को खत्म करना है, ओसामा को मारना है, इसमें हमारी मदद करो, ये लो पैसे। अब एड के नाम पे पाकिस्तान के फिर जेब भरने लगे, आर्मी के पास वो पैसे आने लगे। लेकिन कमाल देखिए कि वो ओसामा बिन लादेन, जिसको मारने के लिए अमेरिका ने इतने पैसे दिए, उसी पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा गया, वहीं रह रहा था। इसके अलावा अलकायदा का दूसरा नेता मुल्ला उमर, पाकिस्तान के एक अस्पताल में उसकी मौत हुई। अब अलकायदा लगभग खत्म हो गया। अमेरिका को फिर लगा कोई मतलब तो है नहीं, पाकिस्तान को एड देना बंद। एक जमाने में कहा $400 बिलियन तक जो एड जाता था, वो 50 या $54 बिलियन तक ही रुक गया। अब पाकिस्तान की हालत खराब। अब क्या करें, पाकिस्तान को उधर से एड नहीं मिल रहा है अमेरिका से। इसी दौरान में अब पाकिस्तान की नजर चीन पर पड़ी, और चीन की पाकिस्तान पर, क्योंकि चीन के साथ भारत के रिश्ते अच्छे नहीं थे, और चीन को भी चाहिए था एक ऐसा पड़ोसी हिंदुस्तान का जिसको वो अपने कब्जे में कर सके। अब चीन ने पाकिस्तान को कहा भैया हम तुमको लोन देंगे, हम उधार देंगे, तुम चिंता मत करो। अब चीन किसी को उधारी फ्री में नहीं देता है, बाकायदा उसके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, और अगर आप उसके पैसे नहीं लौटाते हो तो फिर आपकी जमीन पे कब्जा कर लेता है, जैसा उसने श्रीलंका में भी किया। तो सीपेक नाम की एक प्रोजेक्ट, इसके अलावा पाकिस्तान में जितने पावर प्रोजेक्ट चीन ने शुरू कर दिए, जब शुरू किए तो
पैसे भी देने शुरू किए। लेकिन चीन चालाक भी है, उसने किया ये कि जो भी प्रोजेक्ट वहां शुरू करता अपनी ही कंपनी को ठेका देता, अपने ही लोगों को भेजता, अपनी मशीनरी यूज करता, तो कमा भी लेता पूरे पैसे, लेकिन जो कर्ज दिया पाकिस्तान को वो वैसा ही क्या वैसे ही रहता है, इंटरेस्ट उतने के उतने ही मिलते रहते। पाकिस्तान अब उस पे, अब इस दौरान में ये हुआ कि आर्मी के पास पैसे आते गए और आर्मी ने अपने पैसों का जो अब गजब इस्तेमाल किया वो ऐसे था कि उसने, जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि आलू प्याज और छोले या फिर एक पकौड़े वकौड़े छोड़ दें, तो आप सिर्फ नाम लीजिए कौन सा ऐसा बिजनेस नहीं है जो पाकिस्तान में आर्मी, पाकिस्तान की या एयरफोर्स या फिर पाकिस्तान की नेवी नहीं करती हो। शुरुआत आर्मी के जिस एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से हुआ या फौजी फाउंडेशन से हुआ, उसके बाद धीरे धीरे वक्त के साथ जब ये धंधे में उतरे, कारोबार में उतरे, तो देखिए कैसे कैसे बढ़ती गई। एक जैसे कंपनी होती है, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट खुला, फिर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी DHA, फौजी फाउंडेशन, फौजी फाउंडेशन जो है ये पाकिस्तान आर्मी का है, शाहीन फाउंडेशन ये पाकिस्तानी एयरफोर्स का है, बहरिया फाउंडेशन ये पाकिस्तानी नेवी का है। ये सारे फाउंडेशन अलग अलग कारोबार से जुड़े। अब कारोबार कैसा, जो बार बार मैं कह रहा हूं कि आप बस नाम लेते जाइए और वो चीजें ना हो। पाकिस्तान में कपड़े से लेकर दवा, अस्पताल, सिनेमा हॉल, घर, जमीन, प्लॉट, खाद यानी फर्टिलाइजर, सीमेंट, सिनेमा हॉल, सोलर एनर्जी सिस्टम, आपके मेडिकल स्टोर, जितने कपड़े हैं वो, पेट्रोलियम, गैस, और अलग अलग शहरों में अलग अलग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। ये छोटी, मतलब पूरी चीज बता भी नहीं पा रहा हूं। 50 से ऐसे ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जिन पे पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी नेवी या पाकिस्तानी एयरफोर्स का कंट्रोल है, और ये सारे बिजनेस ये खुद करते हैं, जो इनका रियल एस्टेट के बिजनेस में भी उतर गए। मतलब क्या कारोबारी है ये। रियल एस्टेट में इनके पास इतनी जमीन है कि पाकिस्तान में किसी और के पास इतनी जमीन ही नहीं है। DHA इस्लामाबाद यानी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी इस्लामाबाद में 16,000 एकड़ का इस वक्त करंटली इनका प्रोजेक्ट चल रहा हाउसिंग का। उसी तरह DHA कराची में 12,000 एकड़ पर इनकी हाउसिंग प्रोजेक्ट चल रही, और ये सारी जमीन पाकिस्तानी सरकार आर्मी को मुफ्त देती है। ये उस मुफ्त जमीन को ऊंची कीमतों पर आम लोगों को बेचते हैं, घर बनाकर या प्लॉट काटकर, मतलब एकदम प्योर बिजनेसमैन की तरह। अब ये जो पूरा इनका नेटवर्क है, ये सारी चीजें हैं, आप इससे अंदाजा लगाइए 26.5 बिलियन जो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तानी आर्मी के या नेवी के, एयरफोर्स के, सारे पाकिस्तान में जो बेचते हैं हर चीज, उसका नेटवर्क है 26.5 बिलियन। अगर ये कॉमर्शियल प्रोजेक्ट को जोड़ लें 26.5 बिलियन, तो ये अलग अलग अडानी और अंबानी ग्रुप, इनका भी इतना नहीं है। 26.5 बिलियन कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स, आप सोचिए, अडानी के अलग ग्रुप का एक तरफ करके करें या अंबानी का करें तो भी नहीं है। पाकिस्तान के GDP का कुल 10% है जो इनका कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स है टोटल। अब पाकिस्तानी आर्मी का आप सिर्फ बजट देखिए और बाकी चीजों का अंदाजा हो जाएगा। 2022-23 में जो बजट था पाकिस्तान का, वो कुल था 9,502 बिलियन रुपीस, मतलब 9,502 बिलियन रुपीस का टोटल बजट। उनमें से 1523 यानी 1,523 बिलियन रुपीस सिर्फ डिफेंस का बजट था। जो आर्मी के टॉप 100 ऑफिशियल्स हैं, जनरल के साथ मिलाकर टॉप 100 पूरे पाकिस्तानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को आप मिला लीजिए, सिर्फ उनके जो वर्थ है, उनकी जो मिल्कियत है, उनकी जो कमाई है, उनके पास जो प्रॉपर्टी है, 3,500 करोड़ रुपीस, 3,500 करोड़ सिर्फ 100 आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अफसरों के बीच में है। और पाक आर्मी का जो अपना पूरा नेटवर्क है, जो अलग अलग सारे कॉमर्शियल चीजें बेचते हैं, 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ पाकिस्तानी आर्मी का है। अब जब इतना सब कुछ है तो फिर पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तान में जब जब सरकार आती है वो क्यों नहीं टिकती। 29 PM आए हैं
पिछले 77 सालों में पाकिस्तान में, लेकिन आज भी कोई अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। 5 दशक 50 साल से आर्मी ने रूल किया है, और जब जब सरकारें आई गिरा दी गई, कई प्राइम मिनिस्टर मारे गए, कई पर हमला हुआ, आज तक कुछ को फांसी पे चढ़ाया गया। उनकी मौत की वजह आज तक किसी को नहीं मालूम, क्योंकि कहते हैं इन सब के पीछे पाकिस्तानी आर्मी। यही वजह कि भारत के साथ भी कभी पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे करने की जिन जिन नेताओं ने पाकिस्तानी ने कोशिश की, वो कभी अच्छे नहीं होते, क्योंकि पाकिस्तान को पता है अगर रिश्ते अच्छे हो गए तो फिर बॉर्डर पे और इस बजट की इतनी जरूरत नहीं है, और फिर उनके कारोबार की तरफ लोगों की नजर जाएगी, तो ये जो सारे कमा रहे हैं वो पैसे कहां जाएंगे। आप छोटे छोटे एग्जाम्पल देखिए कि जब जब भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनने की उम्मीदें जगी, कैसे पाकिस्तानी आर्मी ने साजिश रची। 2008 में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री दिल्ली आए थे, सही रिश्ते लग रहे थे होंगे, तभी मुंबई अटैक हो गया। 2016 में अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अचानक लाहौर पहुंचे थे, नवाज शरीफ के पास, वहां उनकी फैमिली में किसी की शादी थी, लगा रिश्ते अच्छे होंगे, लेकिन एक हफ्ते के बाद पठानकोट पे अटैक हो गया। आसिफ अली जरदारी जो पाकिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने एक बार कहा था कि अगर इंडिया पाकिस्तान में कभी जंग हुई तो हम पहले न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनके इस बयान के फौरन बाद जैश ए मोहम्मद ने भारत पर हमला कर दिया। 1999 लाहौर, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी पूरे डेलीगेशन को लेकर लाहौर गए थे और लगा नवाज शरीफ के साथ अच्छे रिश्ते होंगे, उम्मीदें बढ़ी थी, तभी अचानक जनरल परवेज मुशर्रफ आर्मी के चीफ थे, उन्होंने करगिल वॉर कर दिया। नवाज शरीफ को पता भी नहीं था। तो जब जब रिश्ते अच्छे होने की उम्मीदें जगती हैं, भारत के साथ ऐसी ही कुछ चीजें हो जाती हैं, और इसके पीछे आज तक पता नहीं, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी होती है। वजह यही है कि अगर ये सारी चीजें हो गई तो फिर उनके कारोबार का क्या होगा। अब हालत ये है कि सरकार मजबूत नहीं है, पाकिस्तान का अपना कोई प्रोडक्शन नहीं है, चीजें जो कीमतें आसमान छू रही हैं, और पाकिस्तान में ब्लैकआउट से लेके पाकिस्तान में चावल दाल इन सब के लिए लोग भाग रहे हैं, लाइट नहीं है। ये क्यों है? अब इसकी वजह भी है। पाकिस्तान, अब अमेरिका ने जितना दे दिया, चीन भी अपना मतलब प्रस्त है। 2 जगह से आप लोन ले सकते हैं, वर्ल्ड बैंक से या IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज क्यों दे? क्योंकि वर्ल्ड बैंक एक ही सूरत में दुनिया को कर्ज देती है, वो ये कि जब आप किसी डेवलपमेंट या विकास के नाम पर आपको पैसे चाहिए, जैसे रेल का जाल बिछाना हो, कॉलेज बनाना हो, अस्पताल बनाना हो, वर्ल्ड बैंक पैसे देती है। अब पाकिस्तान को पैसे इसलिए नहीं चाहिए, उनको तो कंगाली से उभरने के लिए चाहिए। खुद पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने कहा था, बेगर्स नो चॉइस। तो वो तो अपने आप को भी मानते हैं कि यार भिखारी टाइप हो गए। तो वर्ल्ड बैंक की मजबूरी है, वो सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे दे सकता है। अब IMF बचा। IMF क्या है? IMF असल में एक दुनिया के तमाम देशों को मिलाकर एक ऐसे है जैसे हम किटी पार्टी करते हैं कि हर कोई एक थोड़े थोड़े पैसे जमा कराता है, फिर एक लॉटरी निकलती है कि इनके पास पैसे चले जाते हैं ताकि उसका बुरा वक्त ना आए, तो बुरे वक्त में काम आ जाता है। तो IMF में भी हर दुनिया अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से पैसे जमा करती है ताकि कभी उनके ऊपर मुसीबत आए, कोई प्राकृतिक आपदा आए, बाढ़ आए, सुनामी आए या भूकंप आए, और उन्हें पैसों की जरूरत पड़े तो IMF से ले लेंगे। लेकिन IMF से लेने में मजबूरी भी है। IMF जब पैसे देती है, उधार देती है, तो शर्तें लगाती है कि अगर आप पैसे ले रहे हैं तो आपके तेल, गैस, इन चीज़ों के दाम आपको इतने बढ़ाने चाहिए ताकि आप पैसे लौटा सकें। पाकिस्तान की मजबूरी है, वहाँ चुनाव होता है, नेता पैसे लेंगे और अगर तेल गैस के दाम बढ़ा देंगे तो वैसे ही सरकार के पीछे पड़ जाएगी। IMF से पाकिस्तान 13 बार लोन ले चुकी, लेकिन आज तक लौटाया नहीं है। दुनिया में जितने भी देश हैं जो IMF में अपनी किटी डालते हैं, पाकिस्तान उसमें नीचे से है एकदम। इंडिया टॉप 10 कंट्री में आता है जो कंट्रीब्यूट करता है IMF में। तो वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट या विकास के नाम पे पैसा देती है, लेकिन IMF मुसीबत के नाम पे पैसा देती है। तो अब पाकिस्तान को कितनी बार वो दे? 13 बार तो दे चुकी है। अब ये सारी चीजें कैसे ठीक हो सकती हैं? भारत पाक के रिश्ते कैसे ठीक हो सकते हैं? वैसे ही जब पाकिस्तान में एक मजबूत सरकार आए और ये पाकिस्तान की आर्मी जिसने कंट्रोल कर रखा है पूरे वहां के बिजनेस पर, कारोबार पर, मन के हिसाब से वो रेट फिक्स करते हैं, मजबूरी है लोगों को लेना, घर खरीद, चाहे आटा, चावल, दाल, टूथपेस्ट से लेके दवा, कोई भी चीज, आप कपड़े, तो फिर क्या करेंगे? तो लोगों को खरीदना पड़ेगा। और इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी जो कारोबार करती है वो तो हर साल 10-15% मुनाफे में जाती है, लेकिन जो बाकी की इंडस्ट्री है, जो बाकी प्राइवेट बिजनेसमैन है, जैसे वहां पे भी हमारे अंबानी, अडानी जैसे लोग होंगे छोटे छोटे, उनका मुनाफा इतना नहीं होता क्योंकि मोनोपोली है पाकिस्तानी आर्मी की। तो जब तक पाकिस्तान में एक मजबूत सरकार नहीं होगी, जब तक पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ पाकिस्तान की हिफाजत पर ध्यान नहीं देगी, कारोबार से दूर नहीं जाएगी, तब तक ना महंगाई खत्म होगी, ना लोगों को भला होगा।
तो इसीलिए जरूरी है, और यही वजह है कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा सरकार और आर्मी से जवाब मांगा है कि आपका जो काम है आप वो कीजिए, ये बताइए कि आप कारोबार क्यों कर रहे हैं और ये कारोबार बंद होना चाहिए। अब पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल को इसका रिप्लाई देना है कि क्या होगा। सोचिए, दुनिया के तमाम देश आर्मी को ओन करते हैं अपनी हिफाजत के लिए, पर कहा जाता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान को ओन कर रखा है अपने कारोबार के लिए। और ये वो आर्मी है जो आज तक आज़ादी के बाद से सन 47 से लेकर आज तक एक भी जंग नहीं जीती है पाकिस्तान की आर्मी, लेकिन कहावत है कि पाकिस्तानी आर्मी ने एक भी चुनाव नहीं आ रहा। और ये फैक्ट, चुनाव नहीं आ रहा क्योंकि वही चाहते हैं कि कौन सरकार बनाए और उसी की सरकार बनती है ताकि उनका ये कारोबार चलता रहे। तो ये थी क्राइम कहानियां में आज पाकिस्तान के आर्मी के कारोबार, ये कहें धंधे, बिजनेस की कहानी और पाकिस्तान की बदहाली की वजह। तो क्राइम कहानियां में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले संडे को ठीक इसी वक्त। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।